नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ब्रिक्स की तरफ चलूं, ट्रंप की कहानियां बताऊं और जो तमाशा हो रहा है दुनिया में उस पर बात करूं, उसके पहले एक ऐसे बड़े तमाशे की बात जिसकी वजह से भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। यह मामला है अमेरिका का। आपको याद है अच्छी तरह से कि भारत सरकार ने कई सारे एमपीज को और बाकी सारे लोगों को भेजा था विदेश में कि दुनिया भर के मुल्कों के सामने रख सकें अपना पक्ष आतंकवाद के मामले को लेकर। और इसी सिलसिले में शशि थरूर के लीडरशिप वाला एक डेलीगेशन गया था अमेरिका। अमेरिका में इस डेलीगेशन का राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन अब खबर यह आ रही है, कल से वायरल है, लगातार इस पर बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक युवा तेजस्वी सांसद जो हैं, उनको अचानक लगा कि मुझे तो ट्रंप से मुलाकात करनी चाहिए। अब ट्रंप ने सीधे टाइम नहीं दिया तो अपने किसी दोस्त के सहारे वो ट्रंप से मिलने पहुंच गए, और वो भी व्हाइट हाउस में नहीं पहुंचे, ट्रंप का जो पर्सनल निवास है मार्लोगा, वहां पर पहुंचे और ट्रंप से उनका सामना हो गया। वहां पर उन्होंने कहा कि वो मोदी जी के बड़े नजदीकी हैं। अब होता क्या है कि इन लोगों को लगता है कि मोदी जी का जो डंका बज रहा है वो सही में बज रहा है, जबकि दुनिया की डिप्लोमेसी समझने वाले लोग जानते हैं कि वो जो डंका है वो कितना तेजी के साथ फट रहा है। और वैसे भी ट्रंप से मिलने के लिए बड़े बड़े लोग टाइम लेकर बड़ी मुश्किल से जाते हैं। ये एक सांसद महोदय पहुंच गए ये कहते हुए कि मैं तो मोदी का बहुत करीबी हूं, और अपने किसी दोस्त के सहारे ट्रंप तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। बताया यह जा रहा है कि ट्रंप ने इनको बुरी तरह से डांटा और बदतमीजी, जैसी उसकी आदत है, जिस तरह वो बदतमीजी से बात करता है उस तरह उसने बदतमीजी से कुछ बातें कहीं, जिनमें से कुछ बातें प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी हो सकती हैं। ट्रंप जिस तरह का आदमी है उसमें वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद बेचारे फटे हुए डंके की सूरत देखने के बाद अपना मुंह लेकर वहां से डांट वांट सुनकर लौट आए। किसी से यह बात शेयर नहीं की कि वो ट्रंप से मिलने गए थे, कोई फोटो नहीं लगाई, कोई सेल्फी नहीं लगाई। अगर जरा सा भी ट्रंप ने हाथ वाथ मिला लिया होता, इज्जत दे दी होती, तो वो महोदय ट्रंप के साथ फोटो लगाकर अपने आप को इंटरनेशनल लीडर साबित करने की कोशिश कर रहे होते। खैर, कहा यह जाता है कि यह खबर जो है वो रायसीना रोड पहुंची। यह खबर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पास पहुंची, जिसके बाद इनको बुलाया गया और बहुत बुरी तरह से बेइज्जत किया गया कि अपनी औकात में रहो, हर जगह जाकर उड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हो रही है हमारी डिप्लोमेसी, ऐसे लोगों के भरोसे चल रही है हमारी डिप्लोमेसी। फिर इस बात पर क्या आश्चर्य है कि इतने सारे देशों में ये लोग गए, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेकर किसी ने एक बयान जारी नहीं किया। किसी ने यह नहीं कहा कि पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई थी वो आतंकवादी घटना पाकिस्तान प्रायोजित थी और पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेप उठाना चाहिए। किसी मुल्क ने नहीं कहा। जहां हमारे ये अलग अलग डेलीगेशन गए थे, कहीं थरूर साहब गए थे, कहीं ओवैसी साहब गए थे, कहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब गए थे, कहीं दूसरे लोग गए थे। नाचने गाने की वीडियोस तो आई वहां से, लेकिन उससे निकल के क्या आया ये हमको आज तक पता नहीं है। अब कौन है ये सांसद, इसको लेकर बहुत सारे नाम लिए जा रहे हैं। मैं यहां पर तब तक कोई नाम नहीं लूंगा जब तक कोई नाम पक्के तौर पे नहीं कहा जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि दक्षिण के युवा सांसद हैं कोई, और आप शायद अंदाजे लगाने चाहें, या आपके ऊपर है, आप अंदाजे लगा ले। तो इस तरह के डिप्लोमेसी के बीच ब्रिक्स से एक खबर आई है जिस पर आप थोड़ा सा खुश हो सकते हैं। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, और वो खबर यह है कि ब्रिक्स से जो बयान जारी हुए उसमें कश्मीर की घटना का जिक्र हुआ। इसके पहले आप जानते हैं एससीओ में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का नाम तो शामिल करा दिया था, लेकिन कश्मीर के मामले पर बात ही नहीं हुई थी। लेकिन ब्रिक्स में जिसका सदस्य रूस है, ब्राजील है और बाकी सारे देश हैं, वहां पर कम से कम एक बयान जारी हुआ जिसमें आतंकवाद की घटनाओं की मजम्मत की गई और कश्मीर की बात की गई। पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की गई, जो आरोप हम लगातार पाकिस्तान के ऊपर लगाते रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स को लेकर जो भारत का रवैया है वो मजेदार है। जिस ब्रिक्स में भारत को समर्थन मिल रहा है उससे भारत दूरी बनाता हुआ लगातार दिख रहा है, और ये चिंता की बात है। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार जो है उसके आने के बाद
भारत की डिप्लोमेसी का अहम हिस्सा यही रहा है कि कैसे भी अमेरिका और पश्चिम के करीब जाओ। अमेरिका और पश्चिम बाजार तो हर जगह चाहते हैं, सुविधा हर जगह चाहते हैं, लेकिन साथ उसी के खड़े होते हैं जो उनके काम आता है। और इसीलिए पाकिस्तान का साथ वो बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं। पाकिस्तान के सीनियर मंत्री, रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि पाकिस्तान 20 वर्षों से लगातार अमेरिका और यूरोप के गंदे काम कर रहा है, तो पाकिस्तान का साथ छोड़ने के लिए ट्रंप तैयार नहीं है। आपका एमपी गया तो उसको डांट के भगा दिया, लेकिन पाकिस्तान के जो आर्मी के चीफ गए थे उनको न केवल लंच दिया बल्कि उसके बाद पाकिस्तान को महान देश, ग्रेट कंट्री भी कहा। मोदी जी की भी तारीफ किया, लेकिन इस तरह से भारत और पाकिस्तान को एक साथ ला दिया। अब ब्रिक्स में जो सबसे बड़ा इशू है वो इशू ये है कि वो एक कॉमन करेंसी चाहते हैं। ये करेंसी मोस्ट प्रोबेबली डिजिटल होगी, लेकिन उनका मानना यह है, ब्रिक्स के जो इंपॉर्टेंट नेशंस हैं, बड़े नेशंस हैं जिनमें भारत भी शामिल है, लेकिन इस वाले मामले पर भारत साथ नहीं खड़ा हो रहा। मोदी जी कह चुके हैं कि ब्रिक्स करेंसी का भारत समर्थन नहीं करता, जबकि चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सारे जो देश हैं वो चाहते हैं एक ऐसी करेंसी बने जिससे ब्रिक्स के जो नेशंस हैं वो आपस में व्यापार कर सके, उनको अमेरिका के डॉलर का सहारा न लेना पड़े। देखिए, डॉलर में ही दुनिया भर का व्यापार होता है, इसीलिए इतने घाटे के बावजूद डॉलर मजबूत रहता है। हालांकि हाल में डॉलर गिरा भी है, लेकिन उसके बाद भी वो बाकी कंट्रीज से ज्यादा मजबूत है। आप देखिए, दुनिया के किसी देश में आपको जाना है, अगर आपके पास करेंसी के रूप में डॉलर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं आपको किस्सा सुनाऊं कि अगर आपको नेपाल भी जाना है और नेपाली करेंसी आपको चाहिए तो इंडियन करेंसी के बदले नेपाली करेंसी एयरपोर्ट पर कोई नहीं देता है। आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, जितने करेंसी चेंज करने वाले हैं उनके पास अगर आप इंडियन करेंसी लेके जाएंगे तो वो कहेंगे हम इंडियन करेंसी को डील नहीं करते हैं। ये नेपाल का किस्सा मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आपके पास अगर डॉलर है तो खटाखट चेंज कर देते हैं, और ये सारी दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि इंडियन करेंसी हर जगह एक्सेप्ट नहीं होती है, बहुत सारी जगहों पर एक्सेप्ट भी होती है, लेकिन डॉलर जो है वो हर जगह एक्सेप्ट होता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे तो एयरपोर्ट पे ही डॉलर देते वहां की करेंसी आपको मिल जाएगी। जो भी करेंसी चेंज करने वाला होगा वो डॉलर को जो है हाथ बढ़ा के ले लेगा, डॉलर के लिए कभी नहीं करेगा। तो डॉलर की जो ये तानाशाही है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिक्स के नेशन, और भारत उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा। इसके अलावा रशिया से तेल खरीदने पर पाबंदी लगाई हुई है। अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ है कि आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते। दरअसल रशिया यूक्रेन वार हफ्ते भर में रुकवाने की बात कर रहे थे ट्रंप, लेकिन ऐसा लगता है कि कम से कम पुतिन जो है वो उनकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पिछले दिनों यूक्रेन ने बड़ा हमला किया था रशिया के ऊपर, बहुत शोर मचा था उसका, लेकिन उसके बाद से रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव सहित बाकी जगहों पर जिस तरह के हमले कर रहा है, जिस तरह से एरियल सुप्रीमेसी उसने हासिल की है, जिस तरह से यूक्रेन के बड़े हिस्से पर उसने कब्जा किया है, वो बता रहा है कि रशिया इतनी जल्दी युद्ध रोकने वाला नहीं। तो रशिया किसी भी तरह से अमेरिका के काबू में आने से इंकार कर रहा है। एक जमाना था जब दुनिया में शीत युद्ध चलता था, एक तरफ रशिया था, एक तरफ अमेरिका था। जब यूएसएसआर टूटा तो रशिया की हालत खराब हुई, लेकिन पुतिन ने सत्ता में आने के बाद फिर से रशिया को एक महाशक्ति बनाकर खड़ा कर दिया है। उधर चाइना जो है वो ताइवान के साथ लड़ाई की तैयारी कर रहा है। कई लोगों का मानना है कि लंबी लड़ाई की तैयारी है, और रशिया और चाइना के बीच में यह समझौता है कि अगर ताइवान पे चाइना हमला करता है तो नाटो नेशंस के साथ जो कमान है वो रशिया संभालेगा। अगर ये स्थिति बनती है तो ये एक इंटरनेशनल, या आप कह सकते हैं वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन बन सकती है, जो आज नहीं तो आज के 4-5 साल बाद हकीकत के तौर पर आपको दिख सकती है। तीसरा मामला ईरान का बनता है। आप जानते हैं, ईरान पर जब इजराइल ने हमला किया था तब भारत सरकार ने ईरान के साथ सीधे खड़े होने से इंकार कर दिया था। जो बयान छपे थे वो बयान यही थे कि ईरान से भी बात हुई है, इजराइल से भी बात हुई है, जंग रुकना चाहिए। लेकिन ये कहने से भारत हिचक गया था। भारत ने बल्कि ये कभी नहीं कहा कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है वो गलत है और इस मामले में इजराइल अग्रेसर है। ये वो बात है जो एससीओ ने भी कही, जो तमाम फ्रंट्स ने कहा। और मजेदार बात यह है कि ब्रिक्स ने भी जो बयान दिया है उसमें कश्मीर का मामला भी है। तो ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के हमले को गलत भी बताया गया है।
ईरान, रशिया और चाइना का जो ट्रायंगल है वो बहुत मजेदार है। चाइना ने मिडिल ईस्ट में जबरदस्त पैसे खर्च किए हैं, जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। चाहे आप दुबई चले जाओ, शारजा चले जाओ, सऊदी अरबिया चले जाओ, ओमान चले जाओ, जहां भी आप जाओगे देखोगे चाइना ने जबरदस्त इन्वेस्ट किया है। यहां तक कि यमन में भी इन्वेस्ट किया है, ईरान में तो इन्वेस्ट किया ही है। साथ में ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं तेल बेचने की, चाइना उनको नहीं मानता। बीच में ट्रंप का बयान भी आया था कि अब चाइना ईरान से तेल खरीद सकता है, गोया उनके कहने से पहले नहीं खरीद रहा था या उनकी इजाजत का इंतजार कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, चाइना बाकायदा ईरान से तेल खरीदता है और इसीलिए ईरान का तेल एक्सट्रैक्शन जो है वो अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी चाइना ईरान का ट्रेड पार्टनर है। और रशिया के लिए भी मिडिल ईस्ट में पैर जमाए रखने के लिए सीरिया में जो कुछ हुआ है उसके बाद ईरान इकलौता सहारा रह गया है, कोई ट्रेडिशनल दोस्ती नहीं है। अगर ट्रेडिशनली देखेंगे तो रशिया अक्सर इजराइल के साथ खड़ा रहा है, लेकिन इस बार वो लगातार ईरान और फलस्तीन के साथ खड़ा होता हुआ दिखा है। वहां पर फलस्तीनी लीडर्स की मीटिंग भी हुई थी, चाइना में भी फलस्तीनी लीडर्स की मीटिंग हुई थी और ईरान के पक्ष में लगातार चाइना और रशिया ने बयान दिए हैं। रशिया या चाइना ने अपनी आर्मी नहीं भेजी ईरान को, ईरान ने आर्मी मंगाई भी नहीं थी, लेकिन टेक्निकल सहायताएं मिली हैं और कम से कम टेक्निकल को अगर छोड़ भी दें तो डिप्लोमेटिक सहायता लगातार मिलती रही है। जब ईरान को अकेला करने की कोशिश थी तब उसके साथ रशिया और चाइना के खड़े होने के कारण बहुत सारे गैर इस्लामी मुल्क भी खड़े हुए। तो यहां भी ब्रिक्स में आपने देखा कि रशिया और चाइना प्रभावी हुए और ईरान के फेवर में बयान निकला, जिससे भारत ने इस बार खुद को रोका नहीं। अभी तक जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो भारत की ओर से कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि ब्रिक्स वाले बयान के साथ हम नहीं हैं। यानी ब्रिक्स जो है, अगर आप मोटा मोटा कहेंगे तो वो ट्रंप और अमेरिका की तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसीलिए ब्रिक्स का जो ही मामला आता है, जो ही मीटिंग आती है, ट्रंप का बयान आ जाता है कि जो लोग ब्रिक्स की पॉलिसी के साथ जाएंगे उनके ऊपर एक्स्ट्रा 10% का हम टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ की डेट उसने बढ़ा के अगस्त की कर दी है, लेकिन टैरिफ वाली धमकी लगातार चल रही है। अब भारत के लिए दिक्कत क्या है? भारत अगर ब्रिक्स के साथ जाता है तो अमेरिका को नाराज कर देगा। ट्रंप ब्रिक्स के बिल्कुल खिलाफ है, वो चाहता है कि ब्रिक्स पूरी तरह से खत्म हो जाए। काद की मीटिंग हुई थी जिसमें अमेरिका भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, जापान भी था और इंडिया भी था, 4 देश थे। वहां भी कश्मीर को लेकर जो बयान जारी हुआ, पहले तो उसमें पाकिस्तान का नाम था, लेकिन थोड़ी देर बाद पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया। कहा यह गया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो हैं वो पाकिस्तान का नाम लेने को तैयार नहीं हुए। यानी क्वाड में रहते हुए भी भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से उस तरह का समर्थन नहीं मिला जिस तरह के समर्थन की उम्मीद थी। अब देखिए, पाकिस्तान को लेकर समर्थन तो ब्रिक्स के अंदर भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चाइना जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो कहीं भी अगर ऐसा कोई बयान आएगा कि पाकिस्तान की मजम्मत हो रही है तो चाइना उसको रोक देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रशिया के साथ भारत अपने रिश्ते लगातार मजबूत कर सकता है। उसने अगर ऐसा किया, आप इस ट्रेडिशन को जारी रखा, तो एक बड़ा फायदा यह मिलता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई बात जाती है तो उसको वीटो करने के लिए आपके पास एक देश है। जैसा 1972 में हुआ था कि यूएनएससी में जब प्रपोजल गया बांग्लादेश वाला, तो उस समय रशिया ने उसको रोक दिया। उसके पहले भी कश्मीर मामले पर रशिया ने हमारा साथ दिया है लगातार, इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह का यह पूरा मकड़जाल बना है उसको देख के लगता यह है कि मोदी जी ने एक पांव इधर और एक पांव उधर रखने के चक्कर में कहीं भी अपना पक्का दोस्त बनाने का काम नहीं किया है। 22 देशों का कहते हैं उनको सर्वोच्च सम्मान मिला है। कितनी अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को 22 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। भारतीयों के लिए सम्मान की बात है, लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जब पाकिस्तान का मसला आया, जब कश्मीर में आतंकवाद का मसला आया, जब पहलगाम में हमले का मसला आया, तो इन 22 में से एक देश भी हमारे साथ खुलकर खड़ा नहीं हुआ। फिर आप बताइए, ऐसे सम्मानों का क्या फायदा जिसमें मोदी जी को तो हार मिलता है, सम्मान मिलता है, लेकिन भारत के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। ब्रिक्स में आप हैं भी और नहीं भी, जबकि ब्रिक्स के आप संस्थापक सदस्य हैं, ब्रिक्स की आप इंपॉर्टेंट कंट्री हैं।
लेकिन ब्रिक्स के साथ आप पूरी तरह से चलने को तैयार नहीं हैं। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की आप बात करते हैं, लेकिन आप खड़े होते हैं अमेरिका और इजराइल के साथ। पूरा ग्लोबल साउथ जो है वो ईरान के साथ और फलस्तीन के साथ खड़ा होता है। आप खड़े होते हैं इजराइल और अमेरिका के साथ, तो ग्लोबल साउथ से आपको वैसा समर्थन मिलना नहीं है। चाइना पाकिस्तान के लगातार करीबी होता गया है, तो चाइना से समर्थन की आपको उम्मीद है नहीं। रशिया चाइना के बेहद करीब है, तो रशिया को एक हद से ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ जाने नहीं देगा चाइना। एक मिला जुला के अफगानिस्तान का समर्थन मिला था, तो कुछ दिनों बाद खबर यह आ गई कि अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है। चाइना अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत ने भी अफगानिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन चाइना जितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है उतना आप कर नहीं सकते। तो कुल मिला जुला के ये एक ऐसी विदेश नीति की भंवर में हम फंस गए हैं जिसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप देखिए ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल कहते हैं कि ट्रेड डील में एग्रीकल्चर और डेयरी की बात नहीं होगी, वो हमारा रेड लाइन होगा। राहुल गांधी ने तुरंत कहा कि ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन झुक जाएंगे। और जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, उसमें यह लग रहा है कि भारत पूरी तरह से झुक चुका है। जो ट्रेड डील होनी है उसमें डेयरी भी शामिल होगी, एग्रीकल्चर भी शामिल होगा, भले हमारे किसानों के लिए बेहद खतरनाक हो। अब अगर मान लीजिए ऐसा वाकई हो जाता है, अमेरिका के सामने पूरी तरह से झुक के हम ट्रेड डील कर लेते हैं, तो हर तरह से हम नुकसान में ही हैं, फायदा तो कहीं भी नहीं है। सवाल यही है कि अमेरिका के इतने करीबी होने की जरूरत क्या है। आइजनहावर ने शायद कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन दोस्त होना ज्यादा खतरनाक है। तो फिर हम बार बार उसका दोस्त होना क्यों चुन रहे हैं इतना ज्यादा? वर्किंग रिलेशन रख के ग्लोबल साउथ जो हमारा इलाका है, जहां हमारी पहले से इज्जत रही है, सम्मान रहा है, वहां हम खुद को क्यों नहीं मजबूत करते हैं? क्या यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अडानी जी के मामले वहां फंसे हुए हैं, या फिर अडानी जी का बिजनेस इंटरेस्ट इजराइल के हाइफा पोर्ट और बाकी सारी जगहों पर है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो कोई नहीं देगा, लेकिन अंदाजे बहुत सारे लगाए जा सकते हैं। इसलिए कुल मिला के अगर कहा जाए तो यह कि डिप्लोमेसी के मामले में कम से कम मोदी सरकार पिछले 2-3 सालों में भारत को बरसों पीछे ले गई है। और हमारा अगर कोई दोस्त नहीं है तो उसका कारण यही है कि हम किसी के साथ खुलकर और पूरी ताकत से खड़े नहीं हो पाते हैं। अमेरिका और यूरोप से दोस्ती के चक्कर में हमने अपने पारंपरिक दोस्तों को दुश्मन बना लिया है। आप खुद सोचिए कि इस तरह की नीति भविष्य में अच्छी है या बुरी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।